इस सेशन का नाम है तनाव है, क्योंकि 2022 में चुनाव है। न्यूज 18 के इस मंच में आप सभी का अभिनंदन है। और हमारे साथ 3 पार्टियों के 3 सांसद हैं और तीनों धुरंधर वक्ता भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ डिप्टी लीडर हैं शिवसेना की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी, जिनकी पृष्ठभूमि, हालांकि कर्म भूमि तो मुंबई है, महाराष्ट्र है, लेकिन पृष्ठभूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनका विशेष लगाव है। मेरे साथ कुंवर दानिश अली हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अमरोहा से, आपका भी अभिनंदन है। देखिए, चुनाव भी है और तनाव भी है। सबसे पहले प्रियंका जी आप ही से शुरू करते हैं। और मैं तनाव इसलिए कह रहा हूं कि चाहे किसान हो, चाहे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो जाए, चाहे बाकी विषय हो जाए, हर विषय पर, क्योंकि चुनावी मौसम करीब आ रहा है, तनाव हो ही जाता है। बल्कि आपके शो का टाइटल होना चाहिए था, क्योंकि 2022 में चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश में आजकल तनाव है। और मैं मुद्दा सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच या किसानों का तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और खास करके जब लखीमपुर खीरी में हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं जिस तरीके से उनको रौंदा गया, वो उनकी मांगों को अब तक सुनवाई नहीं हो रही है और किसी तरीके की कार्रवाई इन मंत्री साहब पे नहीं हो रही है, ना उनके पुत्र पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यही सरकार सही है, और क्या समय आ गया है इस सरकार को बदलने का। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगी, जो आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में नहीं कही, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं मानती हूं बार बार इसको रखना चाहिए, हर पटल पे रखना चाहिए, वो है महिला सुरक्षा का मुद्दा। हमने हाथरस में देखा, हम आज तक सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और सबसे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है कोविड में किस तरीके से महामारी के समय पर कोई भी मदद मांग रहा था तो उनको अरेस्ट किया जा रहा था। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो, बेड की शॉर्टेज हो, ये सारी दिक्कतें हैं जो मैं उम्मीद करती हूं आपके शो के माध्यम से डिस्कस होंगी। जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह लगेगा। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ध्यान हटाने के लिए रियल मुद्दों से यह सब किया जा रहा है। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के वास्तविक मुद्दों का प्रश्न है, तो इस सरकार ने, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, जी, किसानों का कल्याण हो, गरीब मजदूरों के लिए हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में आवश्यकता रहती थी चिकित्सा सुविधाओं की, तो नए मेडिकल कॉलेज खोलने हो। आप देखिए, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, तो चाहे अब आपको मेरठ हो, दिल्ली का एक्सप्रेसवे हो, या पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे हो, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। आप सोचिए, कुशीनगर और अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गए, तो एक बदलाव आ रहा है। हां, इस बदलाव में कुछ तनाव जरूर है। तनाव उन लोगों के लिए है जिनके की दिमाग में पहले बड़ा जलवाए जलाल रहता था। कौन थे? जैसे भी आपने कहा कि भाई कोई पाकिस्तान के पक्ष में बोल दिया, पहले चलता था, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, ये सब तो होता है, परंतु अब वो सब नहीं चलता है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में वो सरकार है जिसने माफियाओं का 1886 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। अब सुनिए, यहां जो कानून तोड़ने वाला है उसको अब वो पंक्ति याद आती है पुराने, वो यूपी के ही शहर लखनऊ के ऊपर फिल्माई गई फिल्म में, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, अपनी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। तो जो कानून तोड़ेगा, जो माफिया है, राष्ट्र विरोध की गतिविधियों में लिप्त है, उनकी बर्बादी के आसार हैं। हां, एक बात और कहना चाहूंगा, इस चुनाव में एक और खासियत है, हर दल अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। कोई दल, समाजवादी पार्टी, खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी चली गई जमीन को दोबारा पाने के लिए चुनाव मैदान में है। कांग्रेस मीडिया में कुछ सुर्खियां बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, और बाकी छोटे मोटे दल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में। बीएसपी के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे? बताए तो कि वो चली गई जो जमीन, उसको वापस पाने के लिए चुनाव मैदान में है। सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में। जी, मैं संजय राउत की एक स्टेटमेंट है, उस पर भी आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले कुंवर दानिश अली के पास जा रहा हूं। दानिश अली साहब, क्योंकि सुधांशु जी ने बोला बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी भी बदली बदली सी नजर आ रही है? क्योंकि पिछले चुनाव तक तो हमने देखा मायावती जी कहती थी कि
3 कम 100 यानी 97 मुसलमानों को हमने टिकट दिया है। लेकिन इस बार तो ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहे हैं और तो और अयोध्या से कार्यक्रम की सतीश मिश्रा जी शुरुआत भी कर रहे हैं। मायने क्या है? देखिए अमीश जी, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से आपने कहा तनाव। और तनाव किसको है उत्तर प्रदेश में? तनाव जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को है। इसीलिए वो बार बार देशद्रोह लगाने की बात करते हैं। देशद्रोह किस पे लगाया उन्होंने? कि उन पत्रकारों पर जो एक दलित महिला को, जो उनके पुलिस वाले रात के अंधेरे में एक दलित महिला की लाश जला रहे थे, उसको कवरेज करने जा रहे उन पत्रकारों पर देशद्रोह लगाया। कोई आंदोलनकारी हो उस पर देशद्रोह लगाया। तो ये क्या करेंगे? जहां तक मैच का सवाल है, आप विराट कोहली से सीखिए कि मैदान पर उसने क्या खेल की भावना दिखाई। मेरे लोकसभा क्षेत्र का एक खिलाड़ी जिसको पूरे आईटी सेल ने ट्रोल किया, मोहम्मद शामी को, बजाय उस पे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया मोहम्मद शामी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बजाय मुख्यमंत्री एक अल्फाज उसके लिए भी बोलते। मैं ये कहना चाहता हूं अमीश जी कि सिर्फ बयानबाजी, आप तनाव कब तक रखेंगे? ये बात सही है, प्रियंका जी ने बिल्कुल सही कहा कि तनाव इसलिए रखा जा रहा है, कायम रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश में वोट नहीं पड़ जाएंगे, तब तक तनाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी। जहां तक आपने दूसरा सवाल किया मेरी पार्टी से मुताल्लिक, आज उत्तर प्रदेश की जनता बहन कुमारी मायावती जी के राज को याद कर रही है कि जब कोई गुंडा बदमाश, जब कोई इस तरीके का सांप्रदायिक तत्व की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कहीं परिंदा पर भी मार जाए, वो लॉ एंड ऑर्डर लोग याद करते हैं। और कैमरा जब बंद हो जाएगा, अमीश जी आप भी और रूलिंग पार्टी के नेता भी इस बात को कहेंगे कि हां, बीएसपी का राज जो था, मायावती जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर जो था बहुत दुरुस्त था। इसलिए लोग जो हैं जी दोबारा याद कर रहे हैं। जहां तक आपने मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग की बात हुई, वो तो पाकिस्तान से हो रही थी 90 से 95%, सिर्फ 5% भारत से थी और 5% बांग्लादेश से थी। ये तथ्य हम सामने है। उसके अंदर एक माहौल बनाया गया, एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाई गई जिसमें हर क्रिकेटर को मजबूर किया गया कि आप ट्वीट करिए। ये बात सत्य है। मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग भारत से हुई नहीं, बिल्कुल सही से हुई है। अमीश जी आपने बिल्कुल सही कहा। जब एंकर जो हैं, आप जैसे एंकर सरकार के परमानेंट प्रवक्ता हो जाए, मैं देश की बात कर रहा हूं, सरकार को बचाने के लिए आप जैसे एंकर सरकार के परमानेंट प्रवक्ता रहे, पाकिस्तान आप सही कहेंगे। अब आप सही, अब क्योंकि पार्टी, सरकारी पार्टी के प्रवक्ता तो अपने आप को डिफेंड कर नहीं पा रहे, तो अब जो है ये नया दौर आया है। ये मोहम्मद शमी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, जब मोहम्मद शमी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, मोहम्मद शमी देश के अपनी पार्टी के प्रवक्ता। अरे भाई आप कह रहे हैं कि विराट कोहली ने क्रिकेट भावना था, क्रिकेट भावना दिखाई। एक सेकंड, वकार यूनिस ने बनती थी, उनके स्टेट का मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी बनती थी आदित्यनाथ जी की? उनके स्टेट के एक ऐसे जुझारू खिलाड़ी जिसने पूरी दुनिया में नाम किया, मेरे तो लोकसभा क्षेत्र का है मोहम्मद शामी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के राज्य का है वो, तो उनको भी कम से कम उसको कंडेम करना चाहिए था। बिल्कुल। मैं एक सुधांशु जवाब इस बात का। जो मैच को लेकर इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैच पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ बात होनी चाहिए। फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने यह कहा कि आलमे इस्लाम की जीत हुई है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात भी हमारे साथ हैं, क्यों नहीं आया बयान जमाते इस्लामी का? क्यों नहीं आया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का? और जब तालिबान ने बोला तो शफीकुर रहमान बर्क भी बोलेंगे, जमाते इस्लामी भी बोलेगी, तब कहा जाएगा ये बोला गया मगर माना ना जाए। और अब कहा जाएगा बोला नहीं गया पर मान लिया जाए। जनाब, इतनी नादान नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की सरकार के मंत्री का या पाकिस्तान के मुसलमान का यहां कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान भारत का मुसलमान है। यहां पर क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उसकी है। आप मिलीजुली चलते रहिए। नहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री के पुत्र खुद वहां पे तालियां बजा रहे थे जोर जोर से, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था। उसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे?
सारा देशवासी एक ही बात में बोल रहे थे, इंडिया पाकिस्तान खत्म करो। जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं कश्मीर में, हमारे हिंदुओं का पलायन हो रहा है, फिर से हो रहा है 1990 के दशक के बाद अब हो रहा है, तो आप लोग क्यों चुप रहे हैं? क्यों इंडिया पाकिस्तान मैच होगा? उसकी राजनीति आप मोहम्मद शमी में करेंगे? आप 5%, 99% की बात करेंगे? मुझे बताएं, देश के गृह मंत्री का खुद सुपुत्र बीसीसीआई का बैठकर वहां पे तालियां बजा रहा था पाकिस्तान टीम के लिए। जवाब ले। अरे भाई, आपका तथ्य सुधार दूं, जो जय शाह ताली बजा रहे थे वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जानते कहां पे ताली बजाई थी? जाके देख लीजिएगा, वो इवेंट मुझे ध्यान है। जब एक बॉल पे 5 रन मिले थे, नो बॉल हुई थी, फिर ओवरथ्रो पे भी 5 रन मिले थे, 2 बॉलों में 10 रन। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जाके चेक कर लीजिएगा। अमीश जी ने अभी कहा कि 95%। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, देखिए 5% वहां से 5%। भाई आप, अरे भाई मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि मैच देखा हो तब बोलिए, बगैर देखे मत बोलिए। अब मैं दूसरी बात, आपने सही कहा, मैच अरे भाई, हमने देखा ही आप नहीं। तो हर हम चीज क्यों में देखेंगे? कोई सच्चा देशवासी ने इंडिया पाकिस्तान कोई भी मैच देखा नहीं होगा, और जिसने देखा होगा सब हिपोक्रेट किया है। गया। क्यों नहीं उस मैच को रद्द किया गया? क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसा कमाना है। आप तो कह चुके कि गुजरातियों के ब्लड के अंदर जो है वो धंधा होता है, और वही धंधा करने आप देश के जो शहीद हुए हमारे लोग, हमारे आर्मी के जवान पाकिस्तान से लड़ते हुए, उनके खून पर आप जो है धंधा कर रहे हो। आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हो। पहाड़ नहीं टूट जाता अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, क्योंकि आप चाहते हो, आप हर चीज में धंधा, आप हर चीज में धंधा ढूंढते हो, और आपने धंधा किया। दानिश अली जी, जितना आप उत्तेजना से बोल रहे हैं कि देखिए मैच नहीं होना चाहिए था, मैच नहीं होना चाहिए था, उतनी उत्तेजना से आपको बोलना चाहिए था जब वकार यूनिस ने एआरवाई चैनल पर बैठकर बोला, सुनिए, सुन तो लीजिए पूरा, सुन तो लीजिए, बोला कि मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात थी जब हुइयों के बीच में नमाज पढ़ी गई। वो भी बोलना चाहिए था। अमीश जी, एक मिनट, अमीश जी, क्या हम पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं यहाँ पर? नहीं, कोई आपको पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं कह रहा, लेकिन जितना आप बोल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था। एक सेकंड, एक फेल्ड कंट्री का एक फेल्ड प्लेयर अपने देश में कुछ भी बकवास करे, हम यहाँ पे उस पर डिस्कशन करें? तो मोहम्मद शमी को एक फेल्ड कंट्री ट्वीट रोल कर रही थी, आप लोग उसका समर्थन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का लड़का, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के हितों की बातें हम नहीं करेंगे। हम वही इंडिया पाकिस्तान करेंगे। आपके पास पश्चिम उत्तर प्रदेश के एजेंडे बात करने के है नहीं। आप गन्ना किसानों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आप पाकिस्तान की बात करेंगे। एक सेकंड, आप ये तो अभी थोड़ी देर पहले गन्ना किसानों के बारे में बात हो रही थी, गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में बात हो रही थी। बाकी है, आप ये मैच की बात आप लेकर आए, मैच की बात एक लेकर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में वादा किया था पश्चिम उत्तर प्रदेश के फैसला करिए कि वन साइडेड फैसला करिए, वन साइडेड फैसला करिए। सुधांशु को आने दीजिए। मैं बस एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि अमीश जी शायद कहीं आप फेल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज रखने में। मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगी, एक सुपुत्र की बात मैंने कही, वो होम मिनिस्टर हैं, एक MOS होम है, उनके सुपुत्र के बारे में बात करिए। उनको कब, जो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, कब मिलेगा, और कब वो MOS खुद रेजिग्नेशन देंगे? आप पहले उसकी बात करिए, क्योंकि देश की जनता की अगर किसानों की बात होगी तो वो कुचला हुआ सीन सबको याद है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। कुचला हुआ सीन सबको याद है। वहां पर 4 नहीं 8 हत्याएं हुई, 4 गाड़ी से कुचल के और 4 लाठी से मार मार के। मगर कहा जाता है कि 4 पे मुकदमा होना चाहिए, और दूसरी जगह यह कहा गया कि जो लाठी से मारे गए उनके लिए मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, वो तो प्रतिक्रिया में हुई थी और चुप्पी। और जो लखबीर सिंह वहां पर हाथ काट के टांग दिया गया, वो बेचारा दलित नहीं था, वो किसान नहीं था, उस पर सबकी चुप्पी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो इन्होंने कहा कि एक फेल्ड स्टेट है, सही बात, हमें उस पर क्यों डिस्कशन करना चाहिए पाकिस्तान पे, मगर फेल्ड स्टेट तालिबान पे डिस्कशन होना चाहिए। मगर हमारे शायर फनकार से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके जमाते इस्लामी के पदाधिकारी तक सब बोलेंगे, गजब है भाई, उसमें बोलेंगे और आप कुछ नहीं बोलेंगे। सेकुलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमा कर चुप रहेंगे। और उसके बाद जब यहाँ होगा तो सब होगा। और दूसरी बात, एक एक करके तालिबान से बात आपकी सरकार क्यों कर रही है? अभी पिछले तालिबान साहब आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी दानिश्वरी दिखाई, ऐसे नहीं, एक दूसरे को मत कर रहे हो। जो फेल्ड स्टेट है, जिस तालिबान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ठीक है, आप क्यों बात कर रहे हो तालिबान
तालिबान जवाब से। जवाब 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 अरे भाई फेल्ड स्टेट की बात आपको बार बार आप फेल्ड क्यों स्टेट क्यों निकल बात रही कर रहे हो है तालिबान से? क्योंकि आपकी पार्टी आप यहाँ अरे भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान की बात करिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की महिला की बात करिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नौजवान की बात करिए। आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल में आपने कुछ किया नहीं उत्तर ठीक प्रदेश है, में। जवाब ले लेते हैं ना। अब आप फेल्ड इसलिए कह रहे हैं कि हाथी का वजन बहुत हल्का हो गया है, इसलिए यहां पर गरिमा बनाए रखिए, यहाँ पे हाथी का ज्यादा वजन हल्का तो मत आपको करिए। पता अब मैं चलेगा बता चुनाव रहा में, हूँ, बेफिक्र आपने रहिए। कहा कि और कई बार पता चला है। मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर था, बिल्कुल मैं बताता हूं। 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता को याद होगा, एक नारा था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। वैसे आजकल भी बोलिए थोड़ा उन लोगों के लिए, किसके लिए आपने बोला था ये चढ़ गुंडन की छाती पर। मगर 2012 में फिर क्यों आपकी सरकार हार गई? क्योंकि तब लोगों का नारा ये हो गया था, सब गुंडे चढ़ गए हाथी पर, गोली मारे छाती पर। तो देश की, प्रदेश की जनता ने यह भी देखा कि सब कहां से कहां पहुंचे थे, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः असंदिग्ध। क्यों मैं ऐसे बोलता हूं? जब उत्तर प्रदेश की आज जिला अदालतों में धमाके होते हैं, बनारस में, फैजाबाद में, लखनऊ में, आतंकवाद के आरोपियों से आज केस उत्तर विड्रॉ। प्रदेश की हर अरे जिला सुनिए। अदालत में कहीं भी वकील को मार दिया जाता है। आज अदालतों में वकील सुरक्षित नहीं है। प्लीज भाई, आपको याद होना चाहिए वो धमाके कब हुए थे। नहीं, मुझे सुनिए, अब मुझे आप ये बोलिए नहीं, बहुत देर आप बोल चुके हैं। आपकी अदालत में तरीका है वकील बहस का। सुरक्षित नहीं है। ठीक है, दानिश जी आपकी जवाब अदालत में वकील सुरक्षित नहीं है। आपका ये लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में। बोलिए। मैं बोल लूं? अब मैं बोल पुलिस सकता हूं? कस्टडी में कोई अपराधी भैया, को टीवी लाया डिबेट जाता करने आए, है, भाषण वो देने आए। सुरक्षित नहीं है। अब मैं बताता हूं, 2007 में धमाके हुए थे, 4.5 साल इनकी सरकार रही, कोई कार्रवाई नहीं। और अखिलेश की सरकार आई, केस विड्रॉ, और लॉ एंड ऑर्डर के चैंपियन बने हुए हैं। गजब है भैया, आतंकवादियों के खिलाफ केस विड्रॉ करते हैं और उसके बाद चैंपियन बने हुए हैं। आतंकवादियों को और ले दूसरा- जाकर के एयरबस जब हाईजैक हुआ था, आतंकवादियों को ले जाकर के किसने रिलीज किया था भैया? अभी आप कहते हैं पाकिस्तान को जा रहे हो, तालिबान को जा रहे हो, आप कंधार खुद चले गए। अब आप कंधार खुद चले गए। देखिए एंकर को कैसी परेशानी हो जाती है। देखिए एंकर को कैसी परेशानी हो जाती है। भैया, आतंकवादियों को तालिबानों के हवाले किसने किया था? किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जसवंत सिंह जी विदेश मंत्री थे। मेरे साथ एक विदेश मामलों की जानकार भी है इधर, एस्कॉर्ट मैं उनके पास जा सकता हूं। जेके शर्मा बैठे हुए हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, मैं उनके पास जा सकता हूं कि उस समय ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। आज चैलेंज, सोनिया गांधी जी भी उसमें थी। इस ढंग की गैर जिम्मेदाराना बात मत करिए, किसी और वो बेकार की बात करते हैं। आज जैसे ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सारी चीजों में उस समय भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वरना आप लाइए संसद में विशेषाधिकार। मैं चैलेंज करता हूं ऑल आपको। पार्टी मीटिंग ने ये नहीं कहा था आतंकवादियों को छोड़िए आप। बिल्कुल इस बात की बात हुई ऑल थी। पार्टी मीटिंग ने कहा था सरकार की बात करते हैं। और सुनिए, अरे संसद में लाइए ना, सुधांशु जी, यहाँ बात मत करिए, आप लाइए गंभीर आदमी लाइए हैं। सांसद में, तो आप गंभीरता से आप भी गंभीर बात करिए आदमी ना। हैं। हवा ऑल में बात पार्टी मत मीटिंग करिए, कैसे होती है? हवा में बात ऑल मत पार्टी करिए। मीटिंग में हमेशा सरकार को ऑथराइज किया जाता है, जो भी सरकार होती अच्छा है। ठीक है, ब्राह्मणों का जिक्र किया देश की राजनीति के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर सडनली हमें दिख रहा है कि ब्राह्मण बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। बीजेपी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, सपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, बीएसपी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। आप महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, आपकी टिप्पणी क्या है इसके ऊपर? नहीं, मेरी टिप्पणी जातिवाद के आधार पे नहीं होगी, ना मैं मानती हूं धर्म के आधार पे होगी। मेरी टिप्पणी इसलिए मैंने कहा, उत्तर प्रदेश का सुख किसने लूटा? उत्तर प्रदेश में सभी धर्म, सभी जातियां, सभी एक साथ हैं। उनको आपस में भिड़ाना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तनाव फैलाना चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया है, और एजेंडा। जी जी, मैं एक कुंवर दानिश अली, बहुजन समाज पार्टी जब पॉलिटिक्स में आई, स्वर्गीय काशीराम थे, और लगभग मुझे 20-21 साल हो गए पत्रकारिता को करते करते, और उस समय एक नारा था, तिलक तराजू और तलवार डैश डैश डैश, आगे था आपको पता है क्या था? वहां से यहां तक, यानी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जो था आपको पता है, वहां से ब्राह्मण सम्मेलन तक, ये सफर कैसा लग रहा है आपको? देखिए अमीश जी, आप जिस नारे की बात कर रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात जरूर है कि जहां से एजेंडा शुरू हुआ, जी, मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। जी सर, उन्होंने इस देश में जो दबा कुचला बहुजन वर्ग था
उसको जागरूक करने का काम किया। बिल्कुल किया। मैं और, तो पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं पूछ रहा हूं और वहां उनकी से यहां मेहनत तक से महसूस कैसा हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी और 1 बार फुल फ्लैज मुख्यमंत्री बनी, सरकार बनी, और सरकार में ये दिखाया कि किसी के साथ कोई जाति नहीं होती। हमारा नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और मायावती नारे तो बदल नारे तो बदल गए, जी की नारे तो बदल गए। आप इतिहास उठा के मैं इतिहास को उठा रहा हूं, किसी के साथ मैं भाई साहब इतिहास सर मैं इतिहास को उठा रहा हूं। मैं भी आप इतिहास में एक रिविजिट कर लेते हैं नारे रिविजिट कर लेते हैं। जब शुरू हुई तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो डैश डैश डैश, आगे फिर हुआ चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, हाथी शंख बजाएगा, गणेश ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये आया। और अब ब्राह्मण सम्मेलन तक, तो इतिहास तो ये है। नहीं, मजेदार बात जानते क्या है, जहां तक मेरी जानकारी है आपकी नेताजी ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेती है, मगर रैली में नारा लगता है हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसे कहते हैं डाइकोटोमी ऑफ द कैरेक्टर। अमीश जी, कम से कम इतना है, हमारी नेता बिन बुलावे बिरयानी खाने नहीं चली अब आप पाकिस्तान जा रहे हैं दोबारा। बिन बुलावे पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं चली जाती। नहीं, सुनिए, हमारी नेता जो है, सुनिए, हमारी नेता कम से कम अब पाकिस्तान पहुंचना है आपको। सुनिए, ठीक है, वहां बिरयानी खाने इनकी नेता बहुत महान नेता हैं, जिनका स्टेटमेंट आपको याद है, चढ़ावा देवी पे मत चढ़ाओ, मैं ही देवी हूं, मेरे पे चढ़ावा चढ़ाओ। ये डायलॉग तो किसी नेता ने नहीं बोला हुआ, खुद को भगवान देवी कह दिया। और सुनिए एक, अब मुझे पूरी बात करने दीजिए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। प्रियंका गांधी देवी स्तुति कर रही हैं और चंडी पाठ करने लगी हैं। देश की राजनीति में आप देखिए तो ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही हैं, राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखा रहे हैं, रोजा अवतार की पार्टी गायब हो गई है, और मायावती कह रही है हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है। अरे पहले गाजियाबाद में हज हाउस चमकता दिखता था, अब राम मंदिर की पताका बढ़ती हुई दिख रही है। बदलाव तो बहुत आया है, इसको सिर्फ चुनाव से मत देखिए, ये देश की तकदीर में मुस्तकबिल में बड़ा बदलाव है। अमीर जी, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की बात, नहीं, अब तो आपको शिवसेना भी सेकुलर लग रही है। जवाब तो दे दूं, अब तो शिवसेना भी सेकुलर लग रही है। जवाब तो दे दूं मान्यवर। जी सर। एक्चुअली मैं आपको 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, किसने देखा कैमरा पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैसे गिनते हुए? किसने देखा बंगारू लक्ष्मण को पैसे गिनते हुए? आपने भी शायद दिखाया होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक दिलीप सिंह जो देव होते थे मंत्री तो नहीं रहे सरकार में, उनको पैसे गिनते हुए 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये लोग दूसरों पर आरोप लगा के, प्रियंका जी भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है, किसी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये मतलब कन्विक्शन हुआ, जेल हुई, कोर्ट ने कन्विक्ट किया, अरे क्या बात करते, कुछ तो शर्म लिहाज कर। ठीक है। सुधांशु 10 सेकंड प्रियंका जी। एक लाइन बोल दो मत। वैसे नोटों की माला पहने हुए किस नेता को देखा था आप लोगों ने? वो भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी ना कहीं की। दूसरी बात, कोर्ट ने सुनिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। अरे भाई आपने बोली है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। साहब जब से हमारी सरकार आई हज सब्सिडी बंद हो गई। और ये भी समझिए, हज में एक और बात थी, मुस्लिम महिलाओं को जाने के लिए एक पुरुष साथी की जरूरत होती थी, जिसे मेहरम की परंपरा कहते थे, वो भी बंद कर दिया। अब चाहे तो महिला अकेले जा सकती है। जवाब दूंगा। हज पे हो गया जवाब। हज सब्सिडी सरकार ने बंद नहीं की और अभी भी कुछ पार्ट जारी है। इस देश के मुसलमानों ने, हज कमेटीज ने बार बार सरकारों से निवेदन किया कि हमें नरेंद्र मोदी ने आपकी बात मान ली। ऐसे ले लेते हैं। एक मिनट सुनिए, नहीं तथ्य सामने आने दीजिए। जी। हज सब्सिडी किसी हाजी को नहीं मिलती थी, एयर इंडिया को मिलती थी। एयर इंडिया, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइटें अगर आप ऑक्शन वो करते तो सस्ते में जाती, लेकिन एयर इंडिया का पेट भरने के लिए सरकार एयर इंडिया को पैसे देती थी, किसी हाजी को पैसे नहीं देती। प्रियंका अल्ट्रा राइट विंग पार्टी शिवसेना को माना जाता था, अब वो भी सेकुलर हो गई। नहीं, एक सेकंड में, मुझे ये समझ में नहीं आता है, आप बार बार सेक्युलर कोई अब्यूज की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई गाली दे रहा है। आपको ये गाली क्यों लगती है? कौन गाली कह रहा है? मैं तो बोल रहा हूं, अब तो सेकुलर पार्टी हो गई है, अल्ट्रा राइट विंग पार्टी। मैं बताती हूँ। नहीं, कोई सेक्युलर और अल्ट्रा राइट भारतवर्ष में नहीं है। महाराजा छत्रपति शिवाजी का ऐतिहासिक
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की मैं इतिहास बताना चाहती हूं। ऐतिहासिक, पारंपरिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और महाराजा छत्रपति शिवाजी बाकायदा अगर हिंदुओं की रक्षा करते थे तो मुसलमानों का भी संरक्षण करते थे। वो सही मायने में सेक्युलरिज्म माना जाता है। इस देश में कुछ लोगों ने, शिवाजी ने लड़ाई मेरे किसके साथ लेफ्ट में लड़ी? हो या मेरे राइट में हो, उन्होंने इसको खत्म करने का काम किया हो। शिवसेना उस पद चिन्हों पे चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। और हमारे संरक्षण में, हमारी सरकार में हम सबको एक नजरिए से देखते हैं, ना कि उनको राजनीति के नजरिए से। दूसरी बात कहना चाहूंगी, शिवसेना का रिश्ता अयोध्या से भी पुराना है। राजनीति से जुड़ा हुआ ये रिश्ता नहीं था। ये रिश्ता हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ रिश्ता था, जो हम बाकायदा अभी भी निभा रहे हैं। और मैं इनको खुली चुनौती देती हूं। हमारे मुख्यमंत्री सबसे पहले मुख्यमंत्री थे इस देश के। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे राम मंदिर, अयोध्या रामलला के दर्शन करने। ये बात करेंगे सेक्युलरिज्म की, और ये बात करेंगे कौन ज्यादा बड़ा है। भाई बहुत मजेदार बात कर दी। शिवसेना को सेक्युलर बनाते बनाते छत्रपति शिवाजी को भी सेक्युलरिज्म में ले आया गया, जिनके साम्राज्य का नाम था हिंदू पद बादशाही। और जिनके लिए अब पूरी बात कर दूं, जिनके लिए कविराज भूषण ने लिखा, सुनिए, जिनके लिए कविराज भूषण ने लिखा, जो उत्तर प्रदेश के थे, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराने राखी वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाने राखे दूनी में। और आप बता रहे हैं सेकुलर। और उन्होंने ये लिखा कि जाके हद मर हट्ठन की, उन्होंने लिखा मथुरा मदीना होती, काशी काबा होती, और शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। क्या बात कर रही है आप? शिवाजी को भी सेक्युलरिज्म में घसीट के ले आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सरकार बदलिए, इतिहास बदलने का प्रयास मत करिए। और मैं बताता हूं सेक्युलरिज्म क्यों गाली हो गया, आज मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जब तक 1976 में भारत के इतिहास में, एक मिनट, इसी तरीके का मैं बता रहा हूं, सुनिए ना उनकी डेवलपमेंट का होगा। अरे भाई सुनिए, उनको बांटने का काम होता रहा है और ये बदलना बहुत जरूरी है। ओहो, बता रहा हूं। देखिए 1976 में जब तक सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं आया था, तब तक ये देश सेक्युलर था। आप सबने वो पुराना गीत सुना होगा, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सिगरे काज। किसने गाया? मोहम्मद रफी ने। लिखा किसने? शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया? नौशाद अली ने। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सेक्युलरिज्म था। ये उत्तर प्रदेश था जहां एक से एक मुसलमानों में पैदा होते थे फनकार, जहां पे कैफी आदमी होते थे, अकबर इलाहाबादी होते थे, जिगर मुरादाबादी होते थे, मजरू सुल्तानपुरी होते थे, जोश मलियाबादी होते थे, और एक से एक देशभक्त होते थे। अशफाक उल्लाह खां होते थे, ब्रिगेडियर मुस्बान होते थे, और वीर अब्दुल हमीद होते थे। और जब से सेक्युलर हो गया, तब से अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, और यही प्रतीक बना दिए गए। साहब, इस सेक्युलरिज्म ने सिर्फ देश का नुकसान नहीं किया, मुस्लिमों का भी बहुत नुकसान किया, और उत्तर प्रदेश की गरिमा का भी नुकसान जिक्र किया। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, थोड़ी जानकारी जानी चाहिए। 1976 में सेक्युलरिज्म को इंदिरा गांधी इमरजेंसी के दौरान लेके आई, जब देश में इमरजेंसी लगी थी और विपक्ष के नेता जेल में थे। असली इमरजेंसी 1976, सुधांशु, असली इमरजेंसी 1976 में लगी थी, 1975 में लगी थी, जब सेक्युलरिज्म शब्द को भारत के संविधान में शामिल किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेक्युलरिज्म का शब्द भारत के संविधान में नहीं लेके आए। कांग्रेस का शासन था, इमरजेंसी लगी हुई थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने शब्द को शामिल करा। बाबा राव बी.आर. अंबेडकर साहब इसको नहीं लेकर आए। जवाब नहीं, मैं ये भी बात कह दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर के जमाने में रिजेक्ट हुई। मैं बता दे रहा हूं, यह विषय उठाया था केटी शाह ने, फिर उसके बाद एच.सी. मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस पे अपने डिबेट्स दी, और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने रिजेक्ट किया। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, उस आत्मा को कुचलकर आत्मा में शब्द डाला। आपने शिवाजी को सेक्युलर बना दिया। शिवाजी, आपने बोला ना शिवाजी सेक्युलर थे। एक मिनट, बिल्कुल थे। हिंदू धर्म बाय नेचर इज सेक्युलर, हिंदू धर्म बाय नेचर इज इंक्लूसिव, हिंदू धर्म बाय नेचर लर्न्स टू रिस्पेक्ट ऑल। आज हमारे देश में आप लोग माइग्रेंट से चिढ़ने लग गए हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप बोलने लग गए, हिंदू मुसलमान करने लग गए हैं। पर मेरे देश में इंक्लूसिव नेचर क्या होता है? जब पार्टी इस देश में आता है, जब तिब्बत से लोग भागकर हमारे देश में आते हैं, शरणार्थी बनते हैं। आप हमारे हिंदू धर्म को, ये सेक्युलर धर्म का जो बात की जाती है, ये जो अब्यूज मानने लगे हैं, आप हमारे हिंदू धर्म की इंसल्ट करते हैं। और अगर आज छत्रपति शिवाजी की मैंने बात उठाई है, मैंने इस संदर्भ में उठाई है कि जब वो वहां से औरंगजेब से लड़ाई लड़ रहे थे, मुगल काल के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, ऑफ कोर्स उन्हें लड़ा था।
बिल्कुल लड़ा था। और मैं वही बात आपको कराना चाह रही हूं कि उनसे उत्तर प्रदेश का क्या रिश्ता था। जब उनके बेटे मथुरा में उनको छोड़ना पड़ा था, उनके बेटे को एक वहां के धर्मगुरु यहां पे वापस महाराष्ट्र लेकर आए थे। जब छत्रपति शिवाजी वो बने थे, छत्रपति जी का उनको खिताब मिला था, वो मथुरा के एक पंडित थे जिन्होंने उनको ये खिताब दिया था। तो आप मुझे हिंदू धर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सिखाने की कोशिश ना करिए, ना उनके बदलने की कोशिश करिए। ठीक है, बदलने की नहीं कोशिश होनी चाहिए, बात सही है। और लास्ट बात में मुझे समझ में नहीं आया आपका पॉइंट क्या था। बाबा साहेब अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स भी हो रही थी, मैं आपको बताना चाहती हूं, उसमें यह भी डिस्कशन हुआ था महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वहां पर बात यह हुई थी कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, जब हम उनको इक्वल राइट्स दे रहे हैं, इक्वल सिटीजन्स बना रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज क्या क्या हमारे देश में हुआ है कि आज तक हमारी महिलाओं को जो अधिकार होने चाहिए थे, जो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। उसके बारे में भी आप बात करें। बिल्कुल, मैं कुंवर दानिश अली, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया तो जा रहा है, 40% दिया जा रहा है जी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है। किसने रोका? सुनिए योगी जी तो हमेशा एक कदम आगे बढ़ते हैं, 50% कर दें। देखिए कितना बढ़िया काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, बहन प्रियंका ने, कि 40% देंगे। कहां देंगे? उत्तर प्रदेश में, जहां फटकचंद गिरधारी ना लुटिया ना थारी कांग्रेस के पास। अरे कहो ना पंजाब में देंगे, कहो ना राजस्थान में देंगे, कहो ना छत्तीसगढ़ में देंगे। तो ये मत समझिए कि उत्तर प्रदेश की बहनों को खाली थाली दिखा के ताली बजवा ले जाएंगे। अच्छा, बहन प्रियंका गांधी है, प्रियंका चतुर्वेदी आपके लिए प्रियंका गांधी जी के लिए मुझे पता है, मैं ऐसे वादे भी नहीं करूंगी जो मैं पूरे नहीं कर पाऊं। तो मैं बस ये चीज कहूंगी कि योगी जी हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, 40% का 50% कर दे। हम तो क्या मतलब ये अच्छा पॉइंट है प्रियंका जी का। तो योगी जी, मतलब आपकी सरकार तो बहुत बड़ा सोचती है, तो क्या इसमें भी कुछ बड़ा सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की पहली पार्टी है जिसने अपने संविधान में, संगठन में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया। 2008 जनवरी में राष्ट्रीय परिषद में हमने किया। मोदी जी की सरकार में आप देखिए, आज देश में सबसे ज्यादा महिलाएं केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, तो इस समय है। सबसे ज्यादा महिला गवर्नर हैं, तो इस समय है। एक और चीज संयोग से है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में महिला जज भी 3 इस बार बनी है, तो इसी समय में बनी है। यह भी एक संयोग है। मैंने कहा संयोग है, सरकार का रोल नहीं। अब मैं एक कुंवर दानिश अली आपसे एक सवाल है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने हम लोग उत्तर प्रदेश और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एजेंडे पे बात करने बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी ने यह नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कितनी महिला मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस की गिनवा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में कितनी महिला मंत्री हैं ये नहीं। मैं एक और चीज ये बताना चाहूंगी, इस पूरे कॉन्क्लेव में एक ही महिला है और वो मैं हूं, यहां पर आपके साथ बैठी हुई हूं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। नहीं, मैं बढ़ता हूं आगे। कुंवर साहब से एक सवाल है, एक सवाल। सरकार इनकी है, 1996 में महिला रिजर्वेशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, पास भी हो गया। भाई आप क्यों नहीं? अच्छा, क्या आप लोग भी अपनी, अरे इतना आप बोल रहे हैं, आप अपनी पार्टी में, आप अपनी में, मैं ये सवाल पूछना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन आप इतना ज्यादा कह रहे हैं, तो अपनी पार्टी में आप 40% कर दीजिए। कौन रोक रहा है? सुनिए तुरंत करिए। आरोप लगेगा जो कांग्रेस पे लग रहा है। कुंवर दानिश अली, यूपी के चुनाव में, क्योंकि प्रियंका गांधी ने करा। एक सेकंड सुधांशु, प्रियंका गांधी ने करा है, तो क्या आप कर सकते? आपको लगता है होना चाहिए? आपको होना चाहिए बतौर सांसद। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है। आप देखिए, हमारी पार्टी में हो गया, काफी है, ये काफी है, जाते हैं, काफी है। हमारी पार्टी महिलाओं का अधिकार काफी है, काफी है। अगर एंटी वुमेन कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, ये कौन एंटी वुमेन है, कौन एंटी वुमेन नहीं है, ये लॉन्ग डिबेट है और इसके तथ्यों में हम जाएंगे। पार्टी है तो बीजेपी है, जहां पर दलित महिला को रात में डीजल, क्योंकि आपकी आग लगा दी जाती है, ये एंटी महिला पार्टी है। एक मिनट, इन्होंने बहुत अच्छी बात हाथरस में दलित महिला को जला दिया जाता है, यह एंटी महिला पार्टी है। अच्छा ठीक है, दलित महिलाओं में सबसे प्रमुख दलित महिला निर्विवाद रूप से देश में मायावती जी हैं। मायावती जी की हत्या का जब प्रयास हुआ था तो किसने आके बचाया था? ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आके बचाया था, एलानिया कहा है और उन्होंने राखी बंधवाई थी। और आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, 4 महिला मंत्री का नाम बताइए। जिनकी हत्या के 4 महिला नेताओं का नाम बताइए। जिनकी हत्या अभी तक जो है एक वो बनी हुई है कि किस कॉन्स्पिरेसी में वो हत्या हुई और भाजपा के किन नेताओं ने कराई है, ऐसे आरोप भाजपा के नेताओं ने लगाए थे। चंद्रपुर महाराष्ट्र में 2 दलित परिवारों के साथ
सदस्यों को मार दिया गया। थोड़ा पेशेंस मैं रखिए। पेशेंस ही रख रहा हूं। मैं बहुत जी, कम जी, इस शो में बोल जी, रही जी, हूँ। जी। आप प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, एकमात्र पार्टी है जब रोहित वेमुला की हत्या होती है, रोहित वेमुला सुसाइड करता है, एकमात्र पार्टी है जो पार्लियामेंट के अंदर ये जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि वो लड़का दलित बच्चा था ही नहीं। जब हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ ये कांड होता है और रातों रात उनके परिवार को वहां पे जाने भी नहीं दिया जाता है, उनको डीजल, जैसे ही बता रहे हैं, डीजल से जाकर उनको आग लगा दी जाती है, उनका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने का काम एकमात्र पार्टी करती है, पूरी पीआर एजेंसी लगाकर करती है। उस पर सवालिया निशान उठेंगे ही। एक राजनीतिक पक्ष अगर उसको दबाने का काम करता है, दूसरे राजनीतिक पक्षों की जिम्मेदारी होती है कि अपनी आवाज उठाएं। और अगर आप महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों को लाने की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूं, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जो ऐसे लोगों को संरक्षण देता है जो दलितों के खिलाफ काम करते हैं? आप मुझे ये जवाब दीजिए। हम देखते हैं कि यूपी में अगर दलित की हत्या होती है, मर्डर होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसको क्राइम से ज्यादा पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाता है। अगर यही घटना किसी और राज्य में हो जाए, महाराष्ट्र में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, तो उस दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस पर क्या बोलेंगे आप? घटना कहीं भी हो, उस घटना की आलोचना की जाती है, और हम लोग तो देश के किसी कोने में घटना हो उसकी आलोचना करते हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि हमारा बड़ा राज्य है और माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से चुन के आते हैं, वो बात अलग है कि आज की डेट में पूरी संपदा पर, पूरी राजनीति पर, देश के सारे संसाधनों पर कब्जा गुजरात का हो गया है, और जो बचे कुचे सरकारी उपक्रम हैं उनको भी गुजरात के उद्यमियों को हैंडओवर करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश से चुन के गए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की कोई भी घटना होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश चीज कहनी है, मतलब मुझे एक चीज कहनी है जी, दलितों पे अत्याचार हो, दलितों को मारा जाए, दलितों पे किसी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाए, उसको राजनीतिक क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? क्यों राजनीति से दलित नहीं जुड़ सकते हैं और उनकी बात राजनीतिक पटल पे क्यों नहीं रखी जानी चाहिए? मेरा सवाल ये आपसे उल्टा है। पर एक बात जरूर कहूंगी, चंद्रपुर महाराष्ट्र में दो दलित परिवारों के 7 सदस्यों को मार दिया गया। थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं पेशेंस ही रख रहा हूं। मैं बहुत कम इस शो में बोल रही हूं। आप प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी बात मैं यहां पर कहना चाहूंगी, एकमात्र पार्टी है जब रोहित वेमुला की हत्या होती है, रोहित वेमुला सुसाइड करता है, एकमात्र पार्टी है जो पार्लियामेंट के अंदर ये जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि वो लड़का दलित बच्चा था ही नहीं। जब हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ ये कांड होता है और रातों रात उनके परिवार को वहां पे जाने भी नहीं दिया जाता है, उनको डीजल, जैसे ही बता रहे हैं, डीजल से जाकर उनको आग लगा दी जाती है, उनका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने का काम एकमात्र पार्टी करती है, पूरी पीआर एजेंसी लगाकर करती है। उस पर सवालिया निशान उठेंगे ही। एक राजनीतिक पक्ष अगर उसको दबाने का काम करता है, दूसरे राजनीतिक पक्षों की जिम्मेदारी होती है कि अपनी आवाज उठाएं। और अगर आप महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों को लाने की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूं, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जो ऐसे लोगों को संरक्षण देता है जो दलितों के खिलाफ काम करते हैं? आप मुझे ये जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश। एक बात बताइए, जो चंद्रपुर में हुआ, जिसमें दो दलित परिवारों के 7 सदस्यों को मार दिया गया, वो बड़ा हादसा नहीं था? 21 अगस्त को हुआ। अमीश जी, मैं आपसे एक स्टेटमेंट आप मुझे बता दीजिए, हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे किसी भी मंत्री का जिन्होंने इस पे पर्दा डालने का काम किया हो, या एक एफआईआर एजेंसी हायर की हो वो दबाने का काम करने का, या उन्होंने कहा हो इनको हम जस्टिस नहीं दे सकते हैं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है हाथरस में जस्टिस नहीं मिला? मैं जवाब देना चाहता हूं। जस्टिस मिला है? आपने कहा, जस्टिस मिला है? एक मिनट, रोहित वेमुला दलित नहीं है, ये किसने कहा? ये तेलंगाना के डीएम ने कहा। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां के डीएम ने कहा, जाके चैलेंज करिए उसको, टीआरएस को। दूसरी बात, आपको याद है रोहित वेमुला की मां का इंटरव्यू उसके 1 साल के बाद, कि जमाते इस्लामी वाले कह के गए थे कि मकान देंगे, 25 लाख रुपए देंगे, और केवल 2 लाख रुपए दिए। ये षड्यंत्र है हकीकत में। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य, बीएसपी इसकी वकालत करती है, आप इसकी वकालत करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? हमारी पार्टी का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम मतदाताओं का यह मानना है
कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने बाकायदे असेंबली से इस बिल को पास करा करके सेंटर को भेजा था। और हम अब भी उम्मीद करते हैं कि आज, क्योंकि उस वक्त दिल्ली और लखनऊ में सरकारें अलग अलग पार्टियों की थी, लेकिन आज तो कम से कम एक पार्टी की सरकार है, डबल इंजन और की सरकार कम से है। कम सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात को कहते थे। मुझे खूब याद है, मैं भी कई आंदोलनों में रहा हूं, और यहां पर बार एसोसिएशन पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर सैटरडे को हड़ताल रखता है। इस मतलब आपसे नहीं, कई दशक से, बिल्कुल, कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम से कम संक्षेप में हाईकोर्ट जवाब की बता बेंच दूं। तो हो जाए। फिर- सहारनपुर का आदमी चल करके एक सवाल में इलाहाबाद मैं न्याय प्रियंका लेने जी जाता है, साहब भी हो सर जाएगा। 800 किलोमीटर। ठीक है, हुई ठीक के है, बाद, एक सेकंड, एक सेकंड। आप बोल लेते हैं। देखिए, इन्होंने 1/4 सत्य 30 सेकंड। बोला। बहन कुमारी मायावती ने 4 टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित किया था, और क्यों किया था? तब उनके मन में महत्वाकांक्षा जग गई थी कि अब मैं राष्ट्रीय राजनीति पे जाऊंगी, और कोई यूपी का सीएम बन गया तो हमसे बड़का नेता हो जाएगा, तो 4 टुकड़े करके रह जाओ। पर हुआ क्या? चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दूबे अभी बनने। अंतर्यामी हो अब- गए। अब- ये अब- जैसी प्रियंका, सोच- प्रियंका। जैसी सोच इनकी प्रियंका, और इनकी देखिए, पार्टी की होती है, एक नेताओं की, बड़ा वैसी बोलते हैं ना, दूसरे 4 टुकड़े लगते हैं। अरे थे। दानिश कह रहे अली जी, हैं, सुधांशु जी, पश्चिम- बहुत बहुत शुक्रिया।